मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलैस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान इजाज़। इस शो में मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, काफ़ी अरसा हो गया है हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, और उसकी वजह भी आपको पता है कि ये पैंडेमिक की वजह से हम बाहर नहीं जा सके, और इस वजह से हमने ये शो कैंसिल करना पड़ा द लास्ट 3 मंथ्स। इंशाल्लाह अब कोशिश किया करेंगे कि हर फ्राइडे 6 तो लेके 7 बजे हम ये शो आपके लिए पेश किया करें। काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं ये पैंडेमिक की वजह से, और कॉल्स लेने से पहले मैं आपको थोड़ी सी शेयर करता जाऊँ। सोशल मीडिया पर भी मैंने ये शेयर की थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी दोबारा इनको दोहरा देता हूँ। नाज़रीन, जो सबसे बड़ी चेंज आई है इस पैंडेमिक की वजह से, वो है कि जो लोग अभी वापस नहीं जा सके क्योंकि वो विज़िट वीज़े पर आए थे या उनकी लीव कैंसिल हो चुकी है और वो वापस नहीं जा सके, उनके लिए होम ऑफिस ने एक प्रोविज़न बनाई है कि हम आपका वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। पहले उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वीज़ा एक्सटेंड किया था 30 मई तक, और फिर उन्होंने ऐलान किया था कि 31 जुलाई तक हम आपका वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं कि अगर आप वापस नहीं जा सके, ये आपको एक्सटेंशन दी जा रही है और हम आपको ओवरस्टेयर नहीं मानेंगे। ये काफ़ी अच्छी अब न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो फ़र्ज़ करें विज़िट वीज़े के ऊपर हैं, वो अभी रह सकते हैं फॉर नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स, जब तक ये एक्सटेंशन देते रहते हैं, और आपको वो ओवरस्टेयर नहीं मानेंगे और आपकी जो इमिग्रेशन हिस्ट्री है उस पर कोई एडवर्स इशू नहीं होगा। नाज़रीन, एक कॉल आ रही है, अपडेट्स मैं देता जाऊँगा आपको साथ साथ, लेकिन एक कॉल लेते हैं। हेलो। वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, मेरा सवाल ये है कि मुझे 2015 में 3 ईयर डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी। जी जी, ठीक है। तो 2018 में मैंने इंडेफिनेट अप्लाई की है। मैंने ये प्ली ली थी कि 2012 में मुझे होम ऑफिस ने कहा था कि हम आपको कागज दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कार्ड मुझे 2015 में दिया था। ठीक है। तो 2019 में होम ऑफिस ने मेरी एप्लीकेशन इनवैलिड करके वापस भेज दी। तो मैंने नई एप्लीकेशन डाली। जब मैंने एप्लीकेशन डाली थी, मेरा वीज़ा वैलिड था। 2019 में 1 साल के बाद होम ऑफिस ने ये बोला है कि आप फ्रेश एप्लीकेशन डालें, जो है ना। मैंने दोबारा फीस दे के एप्लीकेशन डाली है, लेकिन 2019 में उन्होंने मेरी जब एप्लीकेशन इनवैलिड की है, मेरी 3 फी खत्म हो गई। अच्छा। तो 1 साल के बाद अभी होम ऑफिस ने बोला कि हम आपको फर्दर 3 ईयर लीव टू रिमेन दे रहे हैं, आप 6 साल कंटिन्यू पूरे करके तो इंडेफिनेट अप्लाई करें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब मैंने होम ऑफिस ये कह रहा है कि आपके 4 साल हुए हैं जी, जिस वक्त उन्होंने एप्लीकेशन इनवैलिड की है, उस वक्त तो कह रहे हैं 4 साल, तो अब इनवैलिड हुए 1 साल हो गया है, लेकिन लीव तो उन्होंने मुझे दे दी है। ये मुझे बता देंगे मुझे इंडेफिनेट कब अप्लाई करने पड़ेगी, जो मेरा वो 4 साल अकाउंट होंगे या नहीं होंगे, ये मुझे बता दें। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखें, आपने मुझे बताया है कि आपको उन्होंने लीव दी है 2015 में। फिर आपकी जो लीव है वो शुरू होती है उस दिन से। आपके जो 6 साल हैं आपको मुकम्मल करने हैं, वो आपने मुकम्मल करने हैं 2015 से। फिर आपने मुझे बताया है कि आपने जल्दी अप्लाई कर दिया था इंडेफिनिट के लिए, और उन्होंने आपको कहा कि आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड थी। अब यहाँ मुझे सही नहीं पता क्योंकि मेरे पास आपके कागज़ नहीं हैं, लेकिन यूजुअली होम ऑफिस आपको देती है 14 डेज़, जिसमें अगर आप फ़ीस दोबारा भर दें, वो आपको आपकी लीव कैरी ऑन होती है। आप मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि आपकी 3C ने यहाँ नहीं कंटिन्यू हुई। पहली चीज़ तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप अपनी सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट डालें होम ऑफिस को, और उनको रिक्वेस्ट करें कि मुझे अपनी फ़ाइल भेजें। वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि क्या हुआ है, कि उनको कौन से दिन एप्लीकेशन मिली है और उन्होंने कोई गलती की है या नहीं। ये तो पहली बात है। फिर आपने मुझे बताया है कि उन्होंने आपको कहा कि आप दोबारा 3 साल करें और फिर आपका वो पीरियड शुरू होगा। अगर
आप तय कर सकते हैं कि आपके लीव में ब्रेक नहीं हुआ, फिर आपके 6 साल मुकम्मल होंगे 2015 से। तो इसका ये मतलब है कि 2021 में आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। ये बेस्ट चीज़ यही होगी कि आप अपनी सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट मंगाएं और फिर फौरी तौर पर एक सॉलिसिटर के पास जाके एडवाइस ले लें कि वो तय कर सके आपके लीव में कोई ब्रेक हुई थी या नहीं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, जैसे मैं आपको बता रहा था चलो एक कॉल्स आ रही हैं, अपडेट्स आपको साथ साथ देते जाएंगे, लेकिन अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव अस्सलाम ऑन। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि मेरे 2 बच्चे हैं ठीक है। और मुझे 10 ईयर रूट में डाला है, तो मेरा लाइक 250 का हो गया था, 2.5 इयर्स का, सॉरी 2.5 इयर्स का हो गया था। जी तो जी, अब मुझे मेरा एक्सटेंशन है नेक्स्ट मंथ। ठीक है। तो ये मेरा आगे लाइक मुझे क्या करना चाहिए कि मैं कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म कि मुझे वकील के थ्रू करना चाहिए या मैं खुद करूं? और दूसरा ये था कि अगर मैं 10 ईयर रूट में हूं तो ये क्या मुझे 2.5 ईयर एंड 2.5 ईयर करके देंगे या 5 ईयर करके देंगे? कुछ इस तरह मैं सिस्टर ये पूछना चाह रही थी। सिस्टर मेरे मेरा 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। तो सिस्टर मेरा मैं सिर्फ इस वजह से पूछ रही थी कि वो कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैं दूं, मैं एप्लीकेशन फॉर्म और इसकी प्रोसीज वगैरह सारा कुछ मैं ये पूछना चाह रही थी। जी, अब मेरा एक सवाल आपसे है कि आपके जो बच्चे हैं जी, वो ब्रिटिश हैं? मेरे बच्चे ब्रिटिश हैं जी। ठीक है। और दूसरा सवाल है कि आप अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं या नहीं? जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ। ठीक है। और वो भी ब्रिटिश हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड भी ब्रिटिश हैं जी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जो पहला सवाल आपने मुझे पूछा है कि आप कौन सा एप्लीकेशन सबमिट करें, वो डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टांसिस पर। हो सकता है आप FLR-FP पर एप्लीकेशन सबमिट कर सकती हैं, HRO पर, FLR-DL पर, काफ़ी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होते हैं। अभी मुझे ये नहीं पता कि आपको उन्होंने कौन सी बेस पर लीव दी थी, लेकिन ये आप एक सॉलिसिटर के पास जाके कंफर्म करा सकती हैं। बेशक आप मेरे पास भी आ सकती हैं, वो हम तय कर सकते हैं। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि आप स्विच कर सकती हैं टू द 5 ईयर रूट या नहीं। जी हाँ, अब आप स्विच कर सकती हैं, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड हैं वो ब्रिटिश हैं, इसलिए फिर आप स्विच कर सकते हैं टू द पार्टनर रूट। लेकिन आपको 2 चीज़ें साबित करनी होंगी। एक तो है कि आप और आपके हस्बैंड आपस में 18,600 कमा रहे हैं, नंबर 1। और दूसरा, आपको A1 सॉरी इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा। सो A1 इंग्लिश टेस्ट एंड 18,600 रिक्वायरमेंट, अगर आप ये दोनों फुलफ़िल कर देती हैं, आप स्विच कर सकती हैं टू द 5 ईयर रूट। और इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके 2.5 साल बच जाएंगे, और 7.5 साल बाद, क्योंकि आपने 2.5 साल पूरे अभी कर लिए हैं, 5 साल आप और पूरे करेंगी, उसके बाद आप अप्लाई कर सकती हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, मेरा सवाल ये है कि मैं 2011 में आया था यूके में, तो फिर मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो गया स्टूडेंट टीयर 4 पे। ठीक है। तो फिर मैंने शादी कर ली 2013 में। ठीक है। तो फिर मैंने अप्लाई कर दिया, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया टोइक की बेस पे ना। जी जी। तो फिर हमने अपील की फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में, तो फिर हमारा बेबी भी हो गया इधर। ठीक है। तो फिर उन्होंने विड्रॉ कर ली ना अपनी डिसीजन। कोर्ट की जो डेट थी, ठीक है। होम ऑफिस ने। जी जी। ठीक है। तो फिर इसी तरह फिर मेरी हेयरिंग हुई 2017 में। जी जी। तो वो सेट साइड होगी ना, मतलब डिसमिस होगी। फिर हम अपर ट्रिब्यूनल में गए, वो मैंने विन कर ली। ठीक है। तो ये सारा मेरा टाइम लीगल था जितना भी था ना। तो अभी मेरी नेक्स्ट एक्सटेंशन आ रही है दिसंबर में। ठीक है। तो मेरा ये सारा टाइम लीगल कंसीडर होगा इसमें, क्योंकि वो जज ने मेरे हक में जो है ना फैसला कर दिया था कि दोनों ह्यूमन राइट्स भी और दूसरी इमिग्रेशन के मुताबिक भी ठीक है। और मेरे कोई? हक में फैसला हो गया था ठीक कोर्ट है। में। और कोई सवाल आपका? तो जी। बस यही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपके कॉल का। जी हाँ, अगर जैसे आपने मुझे बताया है, मुझे नहीं लग रहा कि आपके लीव में कोई ब्रेक है, क्योंकि आपने अपर ट्राइब्यूनल में जाके अपील जीत ली थी। इसका ये हुआ कि आपका जो पीरियड था जिस टाइम आपने एप्लीकेशन सबमिट की है पार्टनर की बेस के ऊपर, वो सारा लीगल
कहलाता है। इसलिए मेरे ख्याल में जब आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। बेस्ट चीज़ क्या होगी कि अगर आप अपनी सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट मंगा लें होम ऑफिस से, उससे आपको कन्फर्मेशन मिल सकती है कि आपके लीव में कोई ब्रेक हुआ है या नहीं। ये इसमें कोई फ़ीस नहीं लगती, आप ऑनलाइन एक सिंपल सा फॉर्म भर लें और आजकल क्योंकि पैंडेमिक की वजह से वो आपको फौरी तौर पर विद इन अ फ्यू वीक्स आपको वो ईमेल कर देंगे। लेकिन टू कंफर्म जो आपने मुझे बताया है, मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई ब्रेक है, और जब आपके 10 साल पूरे हो जाएं आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन सेट एला। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं नहीं नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन कॉल्स लेने से पहले जैसे मैं आपको थोड़ी अपडेट देना चाह रहा था, पिछले वीक एक इम्पोर्टेंट केस आया है जो है चौधरी। इन द केस ऑफ चौधरी, यहाँ जजेस ने कहा है कि व्हेन एन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर अप्लाई करता है वीज़े के लिए एज अ डिपेंडेंट ऑफ अ यूरोपियन नेशनल। अब एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर इस सूरत हाल में है कज़न, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस। जब आप अप्लाई करते हैं एज एन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, आपको शो करना होता है कि कंटिन्यूअस डिपेंडेंसी। अब इस केस में क्या हुआ था, द केस ऑफ चौधरी, कि जो एप्लीकेंट था वो रह रहा था अपने स्पॉन्सर के साथ इन बांग्लादेश, वो इकट्ठे रह रहे थे। सो उन्होंने एक रिक्वायरमेंट मीट कर दी, वो था करंट हाउस होल्ड। और फिर हुआ कि एप्लीकेंट आ गया यहाँ UK में ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, और जो स्पॉन्सर था वो यूरोप में रह रहा था। और उस टाइम एप्लीकेंट अपने ओन रिसोर्सेज पर यहाँ रह रहा था और उसके जो स्पॉन्सर था उसको कोई पैसे नहीं भेज रहा था। जब स्पॉन्सर ने UK एंटर किया, वो साथ रहना शुरू उन्होंने कर दिया। उसने एप्लीकेशन सबमिट की एप्लीकेंट ने, और होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दी। और जब अपील पर गए, यहाँ उन्होंने आर्ग्यू किया एप्लीकेंट ने कि देखें मेरी रिलेशनशिप तो थी स्पॉन्सर के साथ, मेरे अंकल के साथ, और ठीक है वो मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन हमारी रिलेशनशिप फिर भी थी और इस बेस के ऊपर मुझे वीज़ा दिया जाए। जजेस ने कहा है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, यू मस्ट शो कंटिन्यूअस डिपेंडेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो एप्लीकेंट जब आया था यहाँ स्टूडेंट वीज़े के ऊपर और उसका अंकल उसको पैसे भेज रहा था फ्रॉम यूरोप, फिर उसकी बात बन सकती थी। लेकिन क्योंकि फॉर 1 or 2 years वो अपने अंकल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, इस वजह से उसका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दिया। इसलिए जब आप अप्लाई करें एज एन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, एज ए नेफ्यू, नीस या जो भी है एज अंकल, आंट, मेक श्योर करें कि आपकी कंटिन्यूअस डिपेंडेंसी होनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाज़रीन अपडेट्स आपको साथ साथ देते जाएंगे, लेकिन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अली है और मैं पिछले लास्ट 20 ईयर से इस कंट्री में हूँ। ठीक है। तो मैंने 2018 में असाइलम किया था। तो मेरी साइनिंग का जो रिकॉर्ड है पिछले तकरीबन 12 से 13 साल का मेरा रिकॉर्ड भी है साइनिंग का सारा। ठीक है। तो मैंने असाइलम किया था 2018 में। तो इन्होंने मुझे पेपर बाद में, मैं डिटेन हुआ था 3 माह के लिए। ठीक है। तो उसके बाद मैं बाहर आ गया था। ठीक है। तो इन्होंने फिर मुझे तकरीबन 2 माह बाद, 2 से 3 माह बाद, 2 माह के अंदर अंदर इन्होंने मुझे पेपर भेज दिए। ठीक है। और इन्होंने मुझे कहा कि आप अपना फिंगरप्रिंट्स दे दें, हम आपको BRP इशू करते हैं। तो तब से लेके फिर मेरी साइनिंग चलती रही। फिर उसके बाद मैं स्कॉटलैंड मूव हो गया। ठीक है। तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दिया कि मेरा ये स्कॉटलैंड का एड्रेस है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा ठीक है। फिर इनका मुझे फ़ोन आया कि आप फलाने पुलिस स्टेशन चले जाओ जो आपके घर के पास है। मैं उधर गया, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा मैं आपका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं आया। जी जी। तो मैंने अभी रिसेंटली इनको मेल की थी। तो मेल में इन्होंने मुझे कहा है जी कि हमने उनसे सारी बातचीत की है, मैंने थ्रू द MP यहाँ से की है। ठीक है। स्कॉटलैंड से। तो उन मेल आई थी कि भाई हमने ग्लासगो में जो कॉन्टेक्ट किया है, उन्होंने कहा है कि इसकी जो केस फाइल हमारे पास नहीं है।
ठीक है, इसीलिए हमने इसको साइनिंग का लेटर भी नहीं इशू किया। आया क्या मैं इनकी नज़र में लीगल हूँ? क्योंकि अभी तक मेरे फिंगरप्रिंट्स भी हुए हैं, सब कुछ हुए, इन्होंने मुझे बीआरपी का कहा था, इन्होंने जो इशू नहीं किया। अच्छा, ठीक है, जो तो बीआरपी इसी का का वेट हो रहा है। जी जी, जो बीआरपी कार्ड है उन्होंने आपको क्या कहा था कि हमने आपका असाइलम क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, या आपके 20 साल पर हमने आपको वीज़ा इशू कर दिया, या उन्होंने कहा था कि आपको हम एआरसी कार्ड इशू करते हैं? यहाँ कन्फ्यूजन होती है कभी नहीं कभी जब आप असाइलम क्लेम नहीं, करते हैं। उन्होंने AR सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उन्होंने ARC का जिक्र नहीं किया था, उन्होंने बीआरपी का जिक्र किया था। बीआरपी का, ठीक है, लेकिन आपके केस के ऊपर कोई डिसीजन लेटर नहीं आया आपको कि जहां उन्होंने कहा नहीं, है अभी कि तक कुछ भी नहीं आया, और ये मैंने प्राइवेटली किया हुआ है। मैंने प्राइवेटली किया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, जी मैं जी, सोलिसिटर हायर करता, तो मैंने प्राइवेटली किया हुआ है। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, मेरे ख्याल में लग रहा है कि उन्होंने आपको कहा होगा कि हम आपको एआरसी कार्ड भेजते हैं, कि अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है कि हर असाइलम सीकर को ये कार्ड भेजते हैं जिसमें वो होता है कि लिखा होता है कि आपने असाइलम क्लेम की हुई है और वो सिस्टम में पेंडिंग है, और जब आप जाके कोई फर्दर सबमिशन, कोई नई एविडेंस सबमिट करना चाहते हैं असाइलम के तहत, आपको लिवरपूल जाना पड़ता है और वहाँ आपको ये कार्ड दिखाना पड़ता है। अगर आप नहीं दिखाते आपको वो एंटर नहीं करने देते इस बिल्डिंग में। हो सकता है उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया होगा कि हम आपको ये कार्ड इशू कर रहे हैं। अब आपने मुझे बताया कि ये साल से ज़्यादा ये बात हो चुकी है और आपको कोई अपडेट नहीं आई। अब आप या तो सॉलिसिटर के थ्रू कर सकते हैं, या ख़ुद आप एक चिट्ठी होम ऑफिस को लिख सकते हैं और उनको एक्सप्लेन करें कि फ़लाँ तारीख को आपने मुझे बताया था कि आप मुझे एक बीआरपी कार्ड भेजेंगे, आपने मुझे नहीं भेजा और मुझे आज तक कोई डिसीजन नहीं मिली रिगार्डिंग माई असाइलम क्लेम। और वो आपको ज़रूर विद इन 14 to 28 डेज़ आपको जवाब देंगे कि कहाँ आपका केस है और उन्होंने क्यों आपको कार्ड नहीं भेजा। जब आपको ये क्लैरिफिकेशन मिल जाए फिर आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। सो इसलिए बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप फौरी तौर पर एक सॉलिसिटर के थ्रू या अपनी तरफ से एक लेटर लिखें होम ऑफिस को और एक्सप्लेन करें ये सारे फैक्ट्स, और फिर मुझे बताइएगा कि वो क्या कहते हैं, और नेक्स्ट वीक या उसके वीक के बाद मैं आपको थोड़ी और एडवाइस भी दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, योर लाइव ऑन एयर। हेलो Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Hello. Good evening, sir. Good evening. Can you just please turn the TV volume Okay. off? First thing, मैंने what's it called? मैंने स्पोर्ट्स वीज़े पे अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए किया था यहाँ पे। Okay. And मेरी hearing थी 7th of May. ठीक है। And 7th of May को मेरी hearing थी, पोस्टपोन होगी 2nd of June. ठीक है। मैंने पेपर वर्क सारा भेज दिया। ठीक है। एंड आज मेरे 15 दिन हुए हैं अभी। जी जी। तो अभी मुझे पता नहीं कि क्या होगा हेयरिंग पे। आई डोंट नो, अब मुझे भी कुछ पता नहीं है, तो मुझे बताएंगे कितना टाइम लगता है, और अगर वीज़ा लॉ होता है तो मुझे कब तक कैसे पता चलेगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि ये मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता था कि अपील्स में काफ़ी चेंजेस आई हैं ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से। पहली चीज़ तो है कि सारी अपील्स अब ऑनलाइन हो रही हैं। आपको अपील ग्राउंड्स भी ऑनलाइन सबमिट करने हैं, और आपकी जो हेयरिंग है वो भी ऑनलाइन हो रही है थ्रू स्काइप या जूम। पहली बात तो ये है। और मंडे से कोर्ट ने कहा है कि ऑल अपील्स मस्ट बी लॉज्ड ऑनलाइन फ्रॉम 22 जून। जो सारे अपील्स हैं आपने ऑनलाइन सबमिट करने हैं। इसका एक ये फ़ायदा है कि जब आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे थ्रू ए सॉलिसिटर या अपनी तरफ से, आप वहाँ ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी अपील की क्या प्रोग्रेस है। आप वहाँ अपने अपील को सबमिट करते हैं, फिर आपको देख सकते हैं कि रिस्पोंडेंट जो होम ऑफिस है उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दी है या नहीं, और उसके बाद आपने अपनी एक्नॉलेजमेंट सर्विस सबमिट करनी है, और उसके बाद आपने वेट करना है फॉर द होम ऑफिस रिव्यू। ये सारा आप ट्रैक कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो नया सिस्टम ये कोर्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसे अभी कॉलर ने अपने सारी बंडल उनको सबमिट कर दिया है, उनको कोई रिस्पांस नहीं आई, आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है। अब ये ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका केस कहाँ तक पहुँचा है। सो दिस इज़ वेरी गुड। इसको याद रखिएगा, अगर किसी का एप्लीकेशन अभी रिफ्यूज़ होता है फ्रॉम मंडे, आपने उसको ऑनलाइन सबमिट करना है।
अब थोड़ी सी बात करते हैं ये जो नया ऑनलाइन प्रोसीजर है इसमें क्या क्या अब हो रहा है। पहली बात तो है, जब पहले आपको एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती थी विदिन 14 डेज़ आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील सबमिट करने थे अपील के साथ। अब कोर्ट्स ने कहा है कि आपने खाली नोटिस ऑफ डिसीजन जो रिफ्यूज़ल है वो आपने साथ लगाना है और फॉर्म भरना है कि आप अपील करना चाहते हैं। ये तो पहली बात है। उसके बाद रिस्पोंडेंट है जो होम ऑफिस है, विदिन 14 डेज़ आपकी अपील दर्ज करने के बाद उन्होंने अपना बंडल सबमिट करना है। ये सब ऑनलाइन होगा, आप ट्रैक कर सकते हैं। जब वो अपलोड करेंगे आप वहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। और कोर्ट्स ने कहा है कि जब होम ऑफिस अपना बंडल साथ लगाती है ऑनलाइन, उसके साथ उन्होंने आपके जो एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उन्होंने साथ लगाने हैं और रिफ्यूज़ल भी साथ लगाना है उसके साथ। ये स्टेप 2 हो गया। अब हम आते हैं स्टेप 3 के ऊपर। उसके बाद विदिन 28 डेज़ के अंदर जब होम ऑफिस ने अपना बंडल अपलोड कर दिया है ऑनलाइन, आपने अपने स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स लगाने हैं साथ। अब स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स है क्या, आप ये सोच रहे होंगे। इसमें आपने लिखना है कि आपकी फैक्चुअल हिस्ट्री क्या है एक सॉलिसिटर के थ्रू या अपनी तरफ से, आपका एप्लीकेशन क्यों रिफ्यूज़ हुआ था और आप क्यों समझते हैं कि आपके कौन से ग्राउंड्स हैं, किस बेस के ऊपर होम ऑफिस ने गलती की है। इसमें कोर्ट्स ने एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया दिया है कि आपने इसको मुख्तसर रखना है और आपने इसको टू द पॉइंट, इसमें आपने कोई लंबी चौड़ी केस लॉ नहीं लगाना, आपने इसको प्रिसाइज रखना है कि कोर्ट को समझ आ सके कि आपने क्या क्या आर्गूमेंट्स हैं। पहले क्या होता था कि सॉलिसिटर कॉपी एंड पेस्ट करके अपील भेज देते थे, ये अब अभी आप नहीं कर सकते। सो इट मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक। जब आपने अपना एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस सबमिट कर दिया है, उसके बाद द होम ऑफिस मस्ट डू अ रिव्यू। उन्होंने आपका रिव्यू करना है विदिन 14 डेज़। अब जो कॉलर ने ये सवाल पूछा था कि उनके केस में क्या हो रहा है, विदिन 14 डेज़ होम ऑफिस को आपके केस को रिव्यू करना चाहिए कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने गलती की है और हम आपको वीज़ा इशू कर रहे हैं। अगर वो नहीं मानते उन्होंने गलती की है, फिर वो कहेंगे कि नहीं हम इस केस को फाइट करेंगे और हम कोर्ट पर लेके जाएंगे इस केस को। अब आपने मुझे बताया कि विदिन 14 डेज़ कोर्ट ने आपको, होम ऑफिस ने आपको जवाब नहीं दिया। अब आप कोर्ट को ईमेल कर सकती हैं और उनको एक्सप्लेन करें कि 14 डेज़ में होम ऑफिस ने जवाब देना था, उन्होंने नहीं दिया, प्लीज़ आप फर्दर डायरेक्शंस दें। अगर होम ऑफिस कहती है कि हम केस को चैलेंज करेंगे और हम आगे लड़ेंगे इस केस को, फिर कोर्ट करती है केस मैनेजमेंट रिव्यू हेयरिंग। उसमें ये होता है कि आपको वाया टेलीफोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों पार्टीज़ को और आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ लगा के जज तय करता है कि क्या की पॉइंट्स हैं और अगर ये हेयरिंग ये केस डिसाइड हो सकता है बगैर कोई हेयरिंग से ऑन पेपर्स। अगर जज समझता है ये हो सकता है ऑन पेपर्स, वो खुद फैसला कर लेगा। लेकिन अगर वो समझता है कि नहीं, एक हेयरिंग होनी चाहिए जिसमें मैं सवाल पूछूं विटनेसेस से और एप्लीकेंट से, फिर एक नई डेट सेट की जाएगी जिसमें एक हेयरिंग होगी ऑनलाइन। और उसके बाद अगर आपका अपील अलाउ होता है, होम ऑफिस फिर आपको और आपके हस्बैंड को वीज़ा इशू कर देगी। सो दिस इज़ द न्यू प्रोसीजर। सो याद रखिएगा कि फ्रॉम मंडे ऑल अपील्स मस्ट बी लॉन्च्ड ऑनलाइन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाजरीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने प्राइवेट फैमिली लाइफ एप्लीकेशन की थी जी जी, पिछले साल नवंबर 4 नवंबर को। ठीक है तो उसी मंथ मैंने बायोमेट्रिक दिया। ठीक है बायोमेट्रिक दे दिया, जब से अब तक मेरा कोई जवाब नहीं आया। ठीक है। जब तो आप सर ये बताओ कितना टाइम लगेगा और क्या जवाब आएगा, और अगर नहीं जमा, अब मैंने एमपी के भी थ्रू मैंने वो किया था, उसमें उन्होंने कहा कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ठीक है सर तो मैं अभी कल ही परसों मैंने होम ऑफिस के तभी यही जवाब आया कि आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वो हम आपको देंगे। तकरीबन 8-9 महीने हो गए, क्योंकि ये 6 महीने का टाइम होता है इनका, ठीक लेकिन है ये ऊपर हो गया था। ठीक है तो सर ये मैं बताऊं तो कितना अर्सा लग जाएगा, और दूसरा ये कि क्या जवाब आएगा। ठीक है बच्चों की बुनियाद पर अप्लाई की है। ठीक Thank है। you. बच्चे आपके कितने साल के हैं?
बच्चे मेरे एक है, बेटी है मेरी 14 ईयर की है, एक है 12 ईयर की। और आपने 7 साल की बेस के ऊपर अप्लाई किया है कि बच्चों को 7 साल हो गए जी हैं? जी ठीक जी है, सर। मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जो पहला सवाल आपने मुझे पूछा है कि कितना टाइम लगता है, बिल्कुल आपने सही कहा है कि होम ऑफिस की पॉलिसी होती है यूजुअली विद इन 6 मंथ्स वो केस को डिसाइड करते हैं। अब कोरोना वायरस की वजह से सारे एप्लीकेशंस में डिले हो रही है और इसलिए आपको मेरे ख्याल में 2-3 मंथ्स और वेट करना होगा और उम्मीद है कि आपको वो वीज़ा इशू कर देंगे। जो दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा है कि क्या चांसेस हैं, अब मैं आपको ये तो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने आपका एप्लीकेशन देखा नहीं है, लेकिन अगर आपने सही आर्ग्यूमेंट्स लगाई हैं, सही केसों को हवाला दिया है और सही तरह आपके केस को प्रेजेंट किया गया है, फिर मेरे ख्याल में आपको वीज़ा मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप 7 ईयर बेस के ऊपर एप्लीकेशन करते हैं, आपको जो क्राइटेरिया है वो आपको प्रूव करना होता है कि मुनासिब होगा कि आप और आपकी फैमिली यहाँ यूके में रहें। सिंस 2018 द केस ऑफ के ऑफ नाइजीरिया, कोर्ट्स ने कभी कभी ये किया है और होम ऑफिस ने भी, कि वो कहते हैं कि बच्चे को 7 साल हो गए हैं, ठीक है, लेकिन हम समझते हैं क्योंकि बच्चा अंडर 18 है, फैमिली के साथ रह रहा है, हम समझते हैं कि मुनासिब है कि आप सारे रह सकते हैं अपनी होम कंट्री में जो है इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप कोई 7 ईयर एप्लीकेशन सबमिट करें, आपके आर्ग्यूमेंट्स और आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो सही होनी चाहिए। इसमें अगर कोई कमी पेशी हो जाए, वो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देते हैं और आपकी फ़ीस सारी ज़ाया होती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मेरा नाम अदनान है। मेरी वाइफ और मैं जो है ब्रिटिश सिटीजन है जी जी। और मेरी वाइफ जो एक्सपेक्ट कर रही है अभी, तो उसके लिए वो मैं पाकिस्तान से अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। ठीक है। तो उन्होंने पिछले साल अप्लाई किया था तो उनका रिजेक्ट हो गया था पाकिस्तान से। ठीक है। अब आप प्लीज़ हेल्प कर दें इस मामले में कि मुझे बता दें कि हमें यहाँ से अप्लाई करना चाहिए या फिर वो वहाँ से अप्लाई करें विजिट वीज़े के ऊपर। जी जी। और क्या रूल्स हैं और यहाँ से बेहतर है या वहाँ से बेहतर है, प्लीज़। जी, उन्होंने क्या वजह थी कि उन्होंने रिफ्यूज़ किया था एप्लीकेशन लास्ट ईयर? उन्होंने कहा था कि जी कि कहते हैं आपके कोई बॉन्डिंग नहीं है, टाइज आप नहीं है। वापस नहीं जा सकोगे, और कि कहते हैं क्योंकि वो दोनों रिटायर्ड है। जी जी। तो वो मतलब कह रहे हैं कि जी वहाँ पर आप वापस नहीं जाएंगे, यूके से पाकिस्तान नहीं जा सकते। आपके कोई बहन भाई हैं पाकिस्तान में? जी उनके की कहते हैं उनका एक बेटा है वहाँ पर पाकिस्तान में। ठीक है। लेकिन हम दोनों जॉब कर रहे हैं, हम दोनों यहाँ पर 11-12 साल से नेशनल है यहाँ पर, तो ठीक है। पता नहीं क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं वो वीज़ा। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे दूं जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, keijaz@me.com। इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना भी चाहते हैं, आप ईमेल के थ्रू मुझसे मिल भी सकते हैं। और मैं आप सबको ये भी दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँ, फेसबुक के ऊपर, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कामरान एजाज़। और वहाँ भी हर संडे 6 से लेकर 7 बजे हम एक एक्स्ट्रा शो करते हैं जिसमें आपके हम सवाल के जवाब देते हैं। नाजरीन, कहीं नहीं जाना आपने, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। ब्रेक से पहले एक कॉलर ने सवाल पूछा था कि उनकी मदर और फादर ने अप्लाई किया था विज़िट वीज़े के लिए और उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई क्योंकि होम ऑफिस ने कहा था कि हम नहीं समझते कि आपके टाइज़ हैं पाकिस्तान में और आप वापस नहीं जाएंगे अगर हम आपको एंट्री देते हैं यूके में, और उनको क्या करना चाहिए।
अब जब आप विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं एज अ स्पॉन्सर इन द यूके, आपको दिखाना होता है कि आप उनको रिहाइश देंगे और आप अपने मकान के कागज़ लगाते हैं, साथ अपने बिल्स लगा लेते हैं, और ये पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और दूसरी रिक्वायरमेंट एज अ स्पॉन्सर आपको दिखानी होती है कि आप उनका ख़र्चा उठा सकते हैं। इसके लिए आप लगा सकते हैं अपने पे स्लिप्स एंड बैंक स्टेटमेंट्स के, आप दिखा सकते हैं कि आपके पास सेविंग है और आपकी रेगुलर इनकम भी आ रही है। अब प्रॉब्लम आती है जब भी कोई एप्लीकेंट अप्लाई करता है पाकिस्तान या इंडिया से, कि होम ऑफिस ये ऑब्जेक्शन लगा देती है कि हम समझते हैं कि आपके पास टाइज नहीं है और अगर हम आपको एंट्री देंगे आप वापस नहीं जाएंगे। और यही हुआ है कि आपके पेरेंट्स के केस में। इसको दूर करने के लिए आप उनको दिखा सकते हैं होम ऑफिस को कि अगर आपके पेरेंट्स के पास कोई भी इनकम है, चाहे पेंशन आ रही है या कोई रेंटल इनकम आ रही है, वो आप साथ लगा सकते हैं। और अगर उनके पास कोई सेविंग है वो भी आप दिखा सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स, कि ये मेरे पास है और हमारे पास आमदनी है और हम अपनी लाइफ जो हम यहाँ रह रहे हैं पूरी ज़िंदगी, हम इसको छोड़ के यूके नहीं रहेंगे एज एन ओवरस्टेयर। ये भी आप कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ है, आप दिखा सकते हैं होम ऑफिस को कि आपके पेरेंट्स के पास हैं फैमिली टाइज, कि उनका आपका ब्रदर वहाँ रह रहा है, उसके बच्चे अगर हैं ग्रैंड चिल्ड्रन वो भी वहाँ रह रहे हैं, उनके भी आप सारे डिटेल्स, पासपोर्ट्स वगैरह सब कुछ लगा के आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहिए या यूके से, जो एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेंट ही करता है, वो आप कर सकते हैं थ्रू द यूके या पाकिस्तान। मेरी एडवाइस होगी कि जो एप्लीकेशन है आपके पेरेंट्स का, आप एक सलिसिटर के थ्रू कराएं यहाँ यूके में। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो एजेंट्स बैठे होते हैं उनके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं होता, उनकी जो इंग्लिश होती है वो सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो फैक्ट्स हैं, और एक गलती की वजह से आपको फिर वो होम ऑफिस 10 साल का बैन लगा देती है। अब बेस्ट चीज़ क्या होगी कि आप एक अपने सलिसिटर के पास जाएं, जो भी आपका सलिसिटर है, उसको कहें कि प्लीज़ आप ये फॉर्म कंप्लीट कर दें मेरे पेरेंट्स के लिए, और उसके साथ साथ 2 चीज़ें करें लाजमन। एक तो है स्पॉन्सर लेटर साथ लगाएं जिसमें आप एक्सप्लेन करें, और दूसरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक डिटेल्ड कवर लेटर होना चाहिए जिसमें आप एक्सप्लेन करें एवरीथिंग, कि ये मेरे पेरेंट्स की टाइज़ हैं और ये वजह है क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को वीज़ा दिया जाए क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, द बर्थ ऑफ आवर चाइल्ड। उम्मीद है कि अगर आप ये सारा कुछ सही तरह एक्सप्लेन करते हैं, आपके पेरेंट्स को वो वीज़ा दे देंगे। एक चीज़ आपने ज़रूर करनी है कि ये मत करिएगा कि आप फौरी तौर पर अपने पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे डाल दें 5-6,000 पाउंड। अक्सर होता है जो एजेंट्स हैं पाकिस्तान या इंडिया में, वो कहते हैं कि आप अभी डाल दें पैसे और आपका काम हो जाएगा। इससे फिर क्या होता है, होम ऑफिस ये ऑब्जेक्शन लगा देती है कि हम नहीं मानते कि आपके पैसे हैं और ये कहाँ से आए हैं अचानक। और फिर एक दफ़ा ये ऑब्जेक्शन लग जाए, इसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। कि जब भी आप कोई नई एप्लीकेशन डालते हैं, सबमिट करते हैं, वो हमेशा पिछले रिफ्यूज़ल को वो हवाला देते हैं। इसलिए प्लीज़ डोंट मेक दैट मिस्टेक। जो आपकी इनकम है आपके पेरेंट्स की वो ही दिखाएं और उसको एक्सप्लेन करें ये कहाँ से आई है। एंड दैट्स वाई एक कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन अ विजिट वीज़ा एप्लीकेशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो भाईजान, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ब्रदर, एक जो स्पाउस वीजा एक्सटेंड करना था, करवाना था, जी जी। तो उसके लिए क्या वो अभी मैं इधर 2.5 साल के वीजे पे हूँ, क्या जो एक्सपायरी देखनी है वो 2.5 ईयर काउंट करना है, वो भी क्या एंट्री से करना है या वीजा दिया तब से करना है, और या फिर जो बायोमेट्रिक पे है एक्सपायरी वो चीज को फॉलो करके चले, उस पे तो मोर देन 2.5 ईयर है। और सेकेंडली जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे वो अपने को जमा करवाने हैं। ठीक है, और कोई सवाल आपका? नहीं, बात यही है ब्रदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जो पहला सवाल आपने मुझसे पूछा है कि आपको कब अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पहली एक्सटेंशन है और आपने खाली यहाँ यूके रहे 2.5 साल हो गए हैं, आपने अप्लाई करना है 28 डेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा कार्ड। इसका ये मतलब कि जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उसके 28 दिन पहले आपने अप्लाई करना है एक्सटेंशन के लिए। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे फॉर इनडेफिनिट लीव टू रिमेन,
उस टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ योर एंट्री। फ़र्ज़ करें आप एंटर हुए हैं 2015 में और आपके 5 साल होते हैं 2020 में, लेकिन जो आपका वीज़ा कार्ड है वो एक्सपायर हो रहा है 2021 में। उस टाइम जब आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पूरे 5 साल पूरे हो जाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री, चाहे आपके बायोमेट्रिक कार्ड के अभी लीव रहती है 3-4 मंथ्स। सो ये मैंने फर्स्ट चीज़ क्लैरिफाई कर दूं। आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, सो यू विल अप्लाई 28 डेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आपने A2 इंग्लिश टेस्ट साथ लगाना है, और दूसरा आपने साबित करना है कि आपकी रिलेशनशिप जेन्युइन है, और तीसरा कि आप इनकम रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं। अगर आप ये 3 चीज़ें सेटिस्फाई कर दें फिर आपको वो एक्सटेंशन ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, आप बहुत तफसील से बहुत अच्छे जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच, कोशिश करते हैं बस। जी मैंने ये पूछना था जी। मेरा भाई स्वीडन में रहता है, वहाँ की उसके पास नेशनलिटी है। ठीक है। तो अगर वो पाकिस्तान से किसी को बुलाना चाहे यूके, तो क्या ये पॉसिबल है किसी? ठीक है, और कोई सवाल आपका? लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। जी हाँ, आपका भाई बुला सकता है। अगर फ़र्ज़ करें 2 तरीके हैं आपके भाई के पास। पहला तो है कि आपका भाई बुला ले टू स्वीडन, और जब वो आपके भाई को स्वीडन का रेजिडेंस कार्ड मिल जाए, वो दोनों एंटर कर सकते हैं टू द यूके बगैर कोई प्रॉब्लम से। क्योंकि अगर स्वीडन आपके भाई को दे देती है रेजिडेंस कार्ड, फिर यूके उनको एंट्री रिफ्यूज़ नहीं कर सकती अंडर द EA रेगुलेशंस। ये तो एक ऑप्शन है। और दूसरा है कि अगर आपका भाई आ जाता है जो है स्वीडन में, वो एंटर हो जाता है टू द यूके और वो TT राइट्स एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, अगर वो साबित कर सकता है कि आपका जो भाई पाकिस्तान में है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, फिर वो यूके में एंटर हो सकता है। मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन होगी कि अगर आपका भाई उसको बुला लेता है स्वीडन में और उसके बाद वो दोनों एंटर हो जाते हैं यूके में, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन आपको इस लिस्टर के पास जाके कंसल्ट कर लें कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। अब बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। Hello, Assalamualaikum Kamran. How are you? वालेकुम सलाम। I'm very well. Yourself? I'm okay, thank you. Good. Kamran, I've got 2 separate questions for you. Go for First it. is regarding myself. I need to apply for my husband's spouse visa from Okay. Pakistan. Okay. My payslips are up to date until March. I'm on my 4 leave now, so I am getting 80% from the government. Great. So I just want to know, he needs to do his IELTS test, which is next month in July. Okay. And I think medicals are not open yet. The TB test is closed at the moment in Pakistan. So I just want to know, what shall I do? I mean, because I'm not sure if I'm going to get the job back or not. So do you think it's a good idea to apply in these months' time, or what do I have to do? ठीक है। And also, my second question is that my auntie is on extension. It's the first extension. And her expiry of the BRP is on 18th of July. Okay. I guess. What visa is she on? Sorry. Sorry, she's on spouse visa as well. Okay, great. Okay. And so I just want to know that her expiry is on 18th of July, and she got the appointment on 22nd of June. So is 26 days or less than that is enough in order to do the extension again? Okay. And if you can give me both details regarding the spouse visa and the extension as well, please, yeah? I will. Thank you very much for your call. And if there is any more updates regarding spouse visa, if you can let me know that. You've got to follow me on social media. Thank you so much. It's all there. Do you follow me on social media? No, I don't. Do that right now. Get your phone out and look me up and follow me there. Okay? Sorry, are you on Instagram or what you on? I'm not allowed to say it, but the most common one. And it's not. Yeah. Thank you very much for your call. नाज़रीन, All right, thank you. कॉलर ने जो पहला सवाल पूछा है कि वो अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करना चाहती हैं पाकिस्तान से, लेकिन उनको फरलो पर लगाया गया है और इनकी इनकम ड्रॉप हो गई है बाय 20%।
अब वो अपने हस्बैंड को बुला सकती हैं या नहीं? येस यू कैन, आप अपने स्पॉन्सर को बिल्कुल स्पॉन्सर कर सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था जस्ट आई थिंक 2 वीक्स अगो कि अगर आपकी इनकम में ड्रॉप हो जाता है बिकॉज योर एम्प्लॉयर पुट्स यू ऑन फरलो, हम आपकी इनकम को देखेंगे कि कोई ड्रॉप हुआ ही नहीं है, सो वी विल एग्जेम्प्ट यू। हम आपकी 100% इनकम को देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इनकम मिल रही थी बिफोर फरलो 2000 पाउंड्स और आपका एम्प्लॉयर आपको लगा देता है फरलो के ऊपर और आपकी इनकम ड्रॉप हो जाती है बाय 20% टू 1800 पाउंड्स, जब होम ऑफिस आपके हस्बैंड का एप्लीकेशन कंसिडर करेगी वो आपके इनकम को देखेगी जैसे आपको मिल रहा था 2000 पाउंड्स, दे वोंट पेनलाइज यू ऑन दैट। जो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है हस्बैंड के एप्लीकेशन के तहत कि जो टीबी टेस्ट सेंटर है वो अभी बंद है, क्या उनको अभी फौरी तौर पर एप्लीकेशन करना चाहिए या वो वेट करें क्योंकि टीबी सेंटर्स अभी खुले नहीं हैं। लेकिन उनको ये फ़िक्र है कि अगर वो वेट करते हैं दे विल लूज़ देयर जॉब, सो व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। मेरे ख्याल में आप फौरी तौर पर एप्लीकेशन सबमिट कर दें, क्योंकि आप इनकम रिक्वायरमेंट मीट करती हैं, क्योंकि होम ऑफिस ने कहा था कि वी विल नॉट पेनलाइज एनीवन ऑन फरलो। आप वो एप्लीकेशन सबमिट कर दें और जब सेंटर्स खुलेंगे टीबी के, आप वो टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट साथ लगा सकेंगी। सो दे विल नॉट पेनलाइज यू ऑफ दैट, क्योंकि आप उनको एक्सप्लेन भी कर सकती हैं कि वो टीबी टेस्ट पहले नहीं ले सकता था क्योंकि सेंटर्स बंद थे। सो दे विल नॉट पेनलाइज यू ऑन दैट। जो दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा कि आंटी ने का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 18 जुलाई को, वो कब अप्लाई कर सकती है? क्योंकि अभी 26 डेज़ रहते हैं। येस, बिकॉज दिस 26 डेज़ वो अभी अप्लाई कर सकती हैं एंड दे विल नॉट बी अ प्रॉब्लम इन दैट। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाजरीन, जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, आप ईमेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं keijaz@me.com। और मैं आप सबको दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज़ आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करें। वहाँ भी मैं हर इतवार को एवरी संडे अपडेट्स देता रहता हूँ। और अगर आपका कोई सवाल है आप मुझे पूछना चाहते हैं और अगर आपकी बारी आज नहीं आई, डोंट वरी, आप मुझे ईमेल कर दें और संडे को इंशाल्लाह ताला सोशल मीडिया के ऊपर मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। नाजरीन, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारी दोबारा मुलाकात होगी इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम।